Prime Minister Modi. नरेंद्र मोदी। मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी पीएम ऑफ इंडिया। चाय से शुरू करके पीएम तक के सफर को पूरे देश ने पसंद किया। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। देश में अच्छे दिन की उम्मीद जगाई। लेकिन देश में अच्छे दिन आते आते कुछ ऐसे दुश्मन आ चुके जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये वीडियो हर एक इंडियन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। भारत सरकार अब खतरे में है, पीएम मोदी अब खतरे में है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पर इस वीडियो में मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ। वैसे तो मोदी गवर्नमेंट 2014 में बनती है, पर यह थ्रेड इंडिया में 1964 से ही है और आज इसी के निशान पर मोदी जी भी आ चुके हैं। आज की परिस्थिति समझने के लिए आपको पहले यह समझना होगा कि देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ कैसे हुई थी। आपको बस अभी तक इतना पता होगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हार्ट अटैक या फिर पॉइजन से हुई थी, पर जो रिसर्च और एनालिसिस करके मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। और मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि ये रिसर्च और डीप एनालिसिस पूरे इंटरनेट पे आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ के बाद कांग्रेस ने लाल बहादुर शास्त्री जी को पीएम बनाया। अमेरिका को लगता था कि शास्त्री जी एक सॉफ्ट स्पोकन लीडर हैं और इजीली इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। उस वक्त भारत में फूड शॉर्टेज थी। वॉशिंगटन सोच रहा था कि इंडिया उनके कहने पर अपनी पॉलिसीज चेंज करेगा। शास्त्री जी ने शुरुआत में ही अपना विजन क्लियर कर दिया। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि हफ्ते में एक दिन उपवास रखो ताकि देश अपने किसानों पर डिपेंडेंट रहे, ना कि बाहर के राशन पर। इससे अमेरिका को यह सिग्नल मिला कि शास्त्री जी फूड एड के प्रेशर में नहीं आएंगे। यूएसए की फूड एड डिप्लोमेसी, जो डेवलपिंग नेशंस को कंट्रोल करने का एक तरीका था, वो भारत में फेल हो रही थी। उसी के बाद पाकिस्तान ने गुजरात के रन ऑफ कच्छ में प्रॉब्लम करनी स्टार्ट कर दी थी और यूएसए चाहता था कि भारत सॉफ्ट अप्रोच ले, लेकिन शास्त्री जी ने अपनी आर्मी को जवाब देने की फुल फ्रीडम दी। ये पहला इंडिकेशन था कि इंडिया यूएसए के कहने पे अपनी मिलिट्री पॉलिसीज चेंज नहीं करने वाला। और फिर उसके बाद देखा गया कि 1965 में इंडो पाक वॉर स्टार्ट हो गई। शास्त्री जी ने तुरंत फैसला लिया कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स नहीं होगा। 6 सितंबर 1965 को इंडियन आर्मी को ऑर्डर दिए गए कि लाहौर तक एडवांस करें। ये फैसला यूएसए के लिए सबसे बड़ा शॉक था। अमेरिका बिल्कुल खुश नहीं था। उस वक्त पाकिस्तान उनका स्ट्रेटेजिक अलाई था। अमेरिका को लगा कि पाकिस्तान उनका साउथ एशिया में रिलायबल पार्टनर है, लेकिन शास्त्री जी ने अग्रेसिव स्टेप्स लिए और यूएसए की पूरी रीजनल स्ट्रेटजी को डिस्टर्ब कर दी। ये मूव अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि भारत उनके प्रेशर से बैक ऑफ नहीं हो रहा। वॉर के बाद शांति की जरूरत थी। अमेरिका चाहता था कि इंडिया उनके थ्रू नेगोशिएशन करे, लेकिन शास्त्री जी ने उस टाइम के सोवियत यूनियन की मीडिएशन एक्सेप्ट की और ताशकंद एग्रीमेंट साइन कर लिया। इससे अमेरिका को लगा कि इंडिया यूएसएसआर के कैंप में जा रहा है। उस टाइम पर देखा जाए तो अमेरिका इंडिया को अपने ऊपर डिपेंडेंट करना चाहता था, बिल्कुल सेम जैसे आज भी वो करना चाह रहा है मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे। ताशकंद एग्रीमेंट साइन करने के जस्ट एक दिन बाद 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी की डेथ हो जाती है। शास्त्री जी की इंडिपेंडेंट पॉलिसी अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी और सीक्रेटली शास्त्री जी का मर्डर करवा दिया गया और पूरे दुनिया में यह फैलाया गया कि शास्त्री जी को हार्ट अटैक आया और कई खबरें ऐसी कहती हैं कि उनको पॉइजन दिया गया था, लेकिन रियलिटी कोई नहीं जानता। बट आप इन सभी इंडिकेशन से साफ पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था। और देखो, मैं आपको यहाँ पे एक ट्विस्ट और बताता हूँ। उस टाइम पे अगर किसी रीजन से अमेरिका का ये प्लान फेल हो जाता और शास्त्री जी की डेथ ना होती, तो अमेरिका ने एक बी प्लान क्रिएट किया हुआ था शास्त्री जी की गवर्नमेंट को गिराने के लिए। वो मैं आपको आगे बताता हूँ। फिर 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ के बाद कांग्रेस ने इंदिरा गांधी जी को पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर के रूप में चूज किया। अमेरिका ने पहले सोचा कि शायद ये एक सॉफ्ट स्पोकन, इजीली इन्फ्लुएंस होने वाली लीडर हैं, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया उनकी इंडिपेंडेंट और असर्टिव पॉलिसीज ने वॉशिंगटन के लिए टेंशन क्रिएट कर दी। 1971 में पाकिस्तान में सिविल वॉर चल रहा था और बांग्लादेश तब के ईस्ट पाकिस्तान में जेनोसाइड और रिफ्यूजीज क्राइसिस चल रहे थे, जिससे मिलियंस में लोग भारत में आ रहे थे। इंदिरा गांधी ने डिसीजन लिया कि इंडिया एक्टिवली इंटरवेन करेगा और पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लिया जाएगा। अमेरिका को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। हेनरी किंगसर और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने डिप्लोमेटिकली और कवर्टली पाकिस्तान को सपोर्ट किया, इंडिया पर प्रेशर डाला कि वो पाकिस्तान से युद्ध ना करे, लेकिन भारत ने साफ और मजबूत कदम उठाए। नतीजा ये हुआ कि 1971 की जंग के बाद बांग्लादेश एक नया देश बन गया और अमेरिका के साउथ एशिया के प्लान्स फेल हो गए।
और ये सब हुआ ही था कि इंडिया ने एक और नया बम फोड़ दिया। सीरियसली, इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। 1974 में भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसे स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना गया। यूएसए चाहता था कि साउथ एशिया न्यूक्लियर फ्री रहे। भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम उनके लिए सिक्योरिटी कंसर्न था। टेस्ट के तुरंत बाद अमेरिका ने भारत पर टेक्निकल एम्बार्गोस लगाए और डिप्लोमेटिक प्रेशर शुरू किया। ये एक तरह से यूएस के कोल्ड वॉर में उनके स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस के खिलाफ था। कोल्ड वॉर के दौरान यूएसए चाहता था कि भारत वेस्टर्न ब्लॉक का अलाय बन जाए और सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस को काउंटर कर सके। लेकिन इंदिरा गांधी ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को अग्रेसिवली मेंटेन किया। उन्होंने कंसिस्टेंटली यूएस के प्रेशर को इग्नोर किया और अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट रखी। अमेरिका को इरिटेटिंग लगता था क्योंकि इंडिया के इंडिपेंडेंट डिसीजन उनके स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को डिस्टर्ब कर रहे थे। 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर किया, पॉलिटिकल ऑपोजिशंस को कंट्रोल किया और साइमल्टेनियसली बैंक्स, ऑयल्स एंड गैस सेक्टर्स में नेशनलाइजेशन और रिफॉर्म्स लाए। मल्टीनेशनल कंपनीज और यूएस इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए ये सब सही नहीं था क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस और कम हो रहा था। अमेरिका काफी चिंतित हो गया और हमारी इंटरनल पॉलिसीज वो काफी अच्छे से मॉनिटर करने लगा। लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी पॉलिसीज को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया। 1980 में इंदिरा गांधी की वापसी के बाद उन्होंने यूएसएसआर के साथ क्लोज डिप्लोमेटिक, ट्रेड और मिलिट्री टाइज स्टैब्लिश किए। कोल्ड वॉर के टाइम पे ये यूएसए के लिए एक जियोग्राफिकल सेटबैक था क्योंकि इंडिया ट्रेडिशनली नॉन अलाइन था, लेकिन अब यूएसएसआर के साथ क्लोज हो रहा था। अमेरिका को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि इंडिया उनके कंट्रोल से निकल गया और अपनी इंडिपेंडेंट और स्ट्रेटेजिकली स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना रहा है। इंदिरा गांधी की पॉलिसीज और डिसीजन ने ये कंसिस्टेंटली अमेरिका को स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट को चैलेंज किया। बांग्लादेश वॉर, पोखरण टेस्ट, नॉन अलाइनमेंट, इमरजेंसी, यूएसएसआर अलाइनमेंट, ये सब स्टेप यूएस के लिए इरिटेटिंग और डिसरप्टिव था। अमेरिका चाहता था कि भारत उनके इन्फ्लुएंस में रहे, लेकिन इंदिरा गांधी ने हमेशा इंडिपेंडेंट और असर्टिव स्टांस लिया, जिससे साउथ एशिया में यूएस का कंट्रोल खत्म हो गया। अब देखो, यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि लाल बहादुर शास्त्री जी की अगर डेथ ना हुई होती तो उसके बाद उन्होंने अपना प्लान बी स्टार्ट करना था, और वो प्लान बी लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पे तो नहीं किया गया, लेकिन इंदिरा गांधी जी के टाइम पे इम्प्लीमेंट किया गया। वो है क्या? जब 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई थी, उसी टाइम पे एक और मूवमेंट चलाया गया था। उसी टाइम पे इंडिया के एक स्टेट में एक ऐसा कीड़ा डाल दिया गया जो कि 1980s में एक्टिवेट करके इंदिरा गांधी जी की डेथ करवा दी जाती है। 1966 में पंजाब के लोगों में ये डर फैला दिया गया कि तुम्हारी आइडेंटिटी खतरे में है, मींस आइडेंटिटी क्राइसिस है, और 1966 में पंजाब में पंजाबी सूबा मूवमेंट करवाया गया। ये मूवमेंट इनडायरेक्टली खालिस्तान की आइडियोलॉजिकल बेस बन गया। अब इंदिरा गांधी के टाइम पे यूएसए ने देखा कि इंडिया उनके कंट्रोल से निकल गया है, अब गवर्नमेंट चेंज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, और उन्होंने अपने पहले से क्रिएट किए गए इस प्लान को एक्टिवेट कर दिया और आज भी उसे यूज करते हैं। यूएसए में उस टाइम सिख डायस्पोरा काफी एक्टिव था। 1980s में कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, कनाडा और यूके के सिख कम्युनिटीज ने मिलिटेंट्स को काफी फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक सपोर्ट्स प्रोवाइड किए। देखो, मैं आपको यहाँ पे एक बिहाइंड द स्टेज बात बताता हूँ। अगर मेरे को किसी कैंपेन को सपोर्ट करना है और मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम भी ना आए, तो मैं मल्टीपल लोगों से उस कैंपेन में डोनेशन करवाऊंगा, जिससे मेरा नाम भी नहीं आएगा, उस कैंपेन को डोनेशन भी मिल जाएगी और मिलिट्री सपोर्ट्स भी मिल जाएंगे। तो कुछ ऐसा ही गेम यूएसए ने भी खेला उस टाइम पे। इसी तरीके का यूज करके आज भी इंडिया में पैसे आते हैं और एंटी इंडिया कैंपेन्स, प्रोपागेंडा और प्रोटेस्ट होते हैं। Bombshell allegations tying agents of the Indian government to the June murder of Sikh leader Hardeep Singh Nijjar. That accusation has set off a diplomatic face-off between the two countries. Now back to the topic. 1980s की शुरुआत में पंजाब में पॉलिटिकल और सोशल टेंशंस काफी बढ़ गए थे। खालिस्तान मूवमेंट के मिलिटेंट्स ने अपना इन्फ्लुएंस पंजाब के काफी डिस्ट्रिक्ट्स में एस्टैब्लिश कर लिया था। उन्होंने अपनी आर्म्ड स्ट्रगल शुरू कर दी और लोकल पुलिस और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कंट्रोल मेंटेन करना मुश्किल हो गया था। 1984 के साल में इंदिरा गांधी जी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया, जिसके बाद इंदिरा गांधी के इस डिसीजन से सिख कम्युनिटी में काफी गुस्सा फैल गया और उसी गुस्से का इम्पैक्ट डायरेक्टली सेफ्टी पर हुआ। और 31 अक्टूबर 1984 की मॉर्निंग को इंदिरा गांधी अपने ऑफिशियल रेजिडेंस से वॉक कर रही थी। उनके अपने बॉडीगार्ड ने, जो सिख थे, उन्होंने गोली मार के उनकी हत्या कर दी।
अगर सारे डॉट्स कनेक्ट किए जाए तो एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत ये सब कुछ किया गया था। अब मैं आपको कुछ ऐसे केसेस बताने जा रहा हूँ जो CIA और USA ने खुद डिक्लेयर किया है कि हाँ उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है उस पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट को चेंज करने में। 1951 में मोहम्मद मोहस्देक ईरान के प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी को नेशनलाइज कर दिया ताकि ईरान अपने ऑयल रिसोर्सेज को कंट्रोल करे। ब्रिटेन और US के लिए ये अनएक्सेप्टेबल था क्योंकि उनके स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट डायरेक्टली अफेक्ट हो रहे थे। US को भी कंसर्न था कि मोसादेक अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज की वजह से USSR के इन्फ्लुएंस में ना चले जाएं। ब्रिटेन और CIA ने मिलकर डिसीजन लिया कि मोसादेक की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना है और शाह को रिस्टोर करना जरूरी है। CIA और ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने प्रोपेगेंडा और मिलिट्री इंटरवेंशन के जरिए मोसादेक की गवर्नमेंट को कोलैप्स किया और शाह मोहम्मद रिजा पाहलवी को रिस्टेन किया और प्रो वेस्टर्न अथॉरिटी रिजीम एस्टैब्लिश हुई। और इसी तरह USA और CIA ने बहुत सारी कंट्रीज के रिजीम चेंज किए। जब जब उनको इनसिक्योरिटी फील हुई उन्होंने तब किया, जैसे गुटेमाला, कॉन्गो, चिली, वियतनाम, ब्राजील, इंडोनेशिया जैसे देशों में अलग अलग तरीकों का यूज करके वहां की गवर्नमेंट को चेंज किया गया। इन सभी के सोर्स लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं, आप वहां से जाकर रीड कर सकते हैं। ये तो बस वो कंट्रीज थे जिनके बारे में CIA ने खुद एक्सेप्ट किया और 60 साल बाद जाके बताया कि हाँ हमने ये रिजीम चेंज की थी। सेम उसी तरीके से आज के टाइम पे बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार यही सेम सिचुएशन चल रहे हैं। उन कंट्रीज की रिजीम चेंज की जा रही है। अब बैक आते हैं आज के सिचुएशन पर। सेम वही सिचुएशन फील हो रहा है। USA इंडिया पर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया ने 2020 के बाद अपनी एनर्जी सिक्योरिटीज के लिए रसिया से ऑयल गैस इंपोर्ट्स कंटिन्यू किए। USA चाहता था कि इंडिया रसिया से इंपोर्ट रोक दे क्योंकि उनके स्ट्रेटजी में रसिया को ग्लोबल सैंक्शंस के अंडर लाना था। आज भी इंडिया ने USA के इस प्रेशर को इग्नोर किया और अपनी नेशनल इंटरेस्ट और एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन को प्रायोरिटी दी। डिफेंस के फील्ड में भी इंडिया ने रसिया से S-400 मिसाइल सिस्टम और अदर डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदे जो USA को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। USA ने इंडिया को सैंक्शंस के जरिए वार्न करने की कोशिश की, लेकिन इंडिया अपनी सोवरेनिटी और डिफेंस नीड्स के अकॉर्डिंग स्टेप्स लिए जा रहा है। इंडिया ने फाइटर जेट्स और मिलिट्री हार्डवेयर के लिए अलग अलग सोर्सेस को डाइवर्सिफाई किया जिसमें रसिया, फ्रांस और US सब इंक्लूड हैं। USA चाहता था कि इंडिया ज्यादा से ज्यादा परचेज उनसे करे, लेकिन इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करने के लिए मल्टी सोर्सेस प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी रखी। इससे USA का इन्फ्लुएंस कम हुआ और वो सेटिस्फाइड नहीं है। अभी USA ने इंडिया पे 50% के टैरिफ लगा दिए और इंडिया को कंटिन्यूसली प्रेशराइज किया जा रहा है कि रसिया से ऑयल बाय ना करो। इन सब के चलते इंडिया रसिया और चाइना के क्लोज जा रहा है और ये बात USA को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। USA आज भी सुपर पावर बना हुआ है क्योंकि उसको अच्छे से रूल करना आता है। वो आज भी अच्छे से जानता है कि कैसे सुपर पावर बनने की पोजीशन को मेंटेन करना होता है। USA हर कंट्री को प्रॉब्लम में रखना चाहता है जिससे वो कभी ग्रोथ पे फोकस ही ना कर पाए। मैं आपको एक एग्जांपल से ये बात समझाता हूँ। सपोज करो आपकी फैमिली है और आपकी फैमिली में सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, नेबर्स में भी सब कुछ ठीक है, तो आप अपने ग्रोथ पे फोकस करोगे, न्यू चीजें बाय करने पे फोकस करोगे। लेकिन अगर वहीं पे आपकी नेबर में कोई लड़ाई या फिर कोई इशू होती है, अगर आपके फैमिली में कोई इशू होती है, तो आप सबसे पहले उस चीज पे फोकस करोगे। तो USA सेम यही चीज करता है। वो हर कंट्री के अंदर कुछ ना कुछ इशू क्रिएट करता रहता है जिससे वो कंट्री कभी भी अपने ग्रोथ पे फोकस ही ना कर पाए और वो उन्हीं प्रॉब्लम्स को ठीक करने में लगे रहे। और आज के टाइम पे कुछ ऐसे ही सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं। मैंने आपको वीडियो में जितनी भी चीजें बताई, लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पे, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे जो सिनेरियोस हुए थे, आज वही चीजें रिपीट हो रही हैं। बाकी मैं उम्मीद करूंगा ऐसा कुछ भी ना हो क्योंकि इंडिया की ग्रोथ के लिए स्टेबल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी बताने के लिए तो बहुत कुछ है बट एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, जय भारत।